हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास नंबर 26 हाउस प्रॉपर्टी। हम लास्ट 2 क्लास हम इसकी ऑलरेडी हो चुकी है कंप्लीट, और लास्ट क्लास के हमने डिस्कस उसके इससे आगे बढ़ेंगे आज। तो देखिए, इससे लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने स्टडी करी थी, वो था कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। ये टॉपिक मैंने कल हेडिंग लगा दी थी इससे प्रीवियस क्लास के अंदर, और उसके अंदर हमने ये 3 वैल्यूज़ है वो हमने स्टडी कर भी ली थी। हमने जाना था कि फेयर रेंट, उचित किराया किसे बोलते हैं, ये मैंने इसके बारे में बताया था कि आसपास के मार्केट के अंदर क्या रेट चल रही है, वो जो किराया दर है वो आपकी फेयर रेंट कहलाएगी। मार्केट वैल्यू आप इसे बोल सकते हैं। सेकंड था म्यूनसिपल वैल्यू। तो म्यूनसिपल वैल्यू क्या था कि हमारा प्रत्येक जो एरिया है, कोई कहीं जहाँ भी हमारा मकान बना हुआ है, वो किसी न किसी लोकल बॉडी के अधीन में आता है। तो वो जो लोकल बॉडी है वो वहाँ का उसका वार्षिक किराया तय करती है, वही हमारा म्यूनसिपल वैल्यू कहलाएगी। जैसे कि कभी नगर पालिका, नगर परिषद है, जेडीए है, या फिर जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर ग्राम पंचायत समितियाँ वो होती है। और एक था स्टैंडर्ड रेट। तो हमने बताया था स्टैंडर्ड रेट, जो स्टैंडर्ड रेट है, जो मानक किराया, वो एक अधिनियम बना हुआ है भारत सरकार के पास में। तो उस अधिनियम के तहत वहाँ किराए की दर निर्धारित की गई है। तो उसके अंदर वो उस अधिनियम से कभी भी किराया जो है, कोई सा भी किराया है, वो इससे ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति है जो स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा ले रहा है, तो देने वाला स्वेच्छा से दे सकता है, लेकिन वो कानूनी दावा नहीं कर सकता है उसके ऊपर कि भाई इससे भी ज़्यादा किराया वो ले ले। इतना डिस्कस हमने पिछली वाली क्लास में कर लिया था। अब देखिए, कंपटीशन वो एक्सपेक्टेड रेंट है, जो अनुमानित किराया वो हमें निकालना है। तो अब देखिए, एक्सपेक्टेड जो रेंट है वो हम उसकी कैलकुलेशन में बेसिकली उसकी कर ले, उसके लिए हमने 3 वैल्यूज हमने पहले स्टडी कर ली है। तो सबसे पहले देखिए, आपको बता दूं कि सबसे पहले हम ए टॉपिक लेंगे। ए के अंदर अपन लेंगे फेयर रेंट। हम क्या लेंगे? फेयर रेंट। फेयर रेंट लेंगे। फिर दूसरा बी टॉपिक लेंगे हम, म्यूनसिपल वैल्यू बी। तो ए और बी में जो भी ज़्यादा हो वो हम लिखेंगे हमें यहाँ पर आंसर। जैसे कि मान लीजिए किसी एरिया का फेयर रेंट है यहाँ पर 10,000 रुपये, और म्यूनसिपल वैल्यू 9,000 रुपये। तो इन दोनों में जो भी ज़्यादा है वो हमारा आंसर बनेगा। जैसे 10,000 ज़्यादा है, 10,000 हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे 10,000 रुपये, सी का आंसर होगा। तो सी क्या होगा? फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू दोनों कंपेयर किया जाएगा, उन दोनों में जो भी ज़्यादा आंसर आएगा वो हमारा 10,000 रुपये, वो हमारा आंसर सी बनेगा, विच एवर इज मोर। बस केवल कोई नया नाम नहीं देंगे हम उसे, विच एवर मोर, दोनों में से ज़्यादा लेना है मतलब अपन को। फिर डी में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेंट है जो भी लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट जो आपका आया वो आया 8,000 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में इधर, कि जो स्टैंडर्ड रेंट है वो 8,000 रुपये दिया हुआ है। तो जो एक्सपेक्टेड रेंट जो बनेगा, जिसके लिए हम कैलकुलेशन करें, जिसके लिए हमने इन 3 टॉपिक्स को पहले जाना है, फेयर रेंट, म्यूनसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। तो इसके लिए जाना है, जो एक्सपेक्टेड रेंट जो बनेगा वो इन दोनों में से जो भी कम होगा उसे लेंगे। तो वो हम दोनों से कम कितना हुआ? जैसे 8,000, 10,000 और 8,000, तो इसमें हम यहाँ कितना लेंगे? 8,000 लेंगे। वापस समझ लेना हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आप फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो भी मोर अधिक हो उसे लेंगे आप। फिर जो भी आप आंसर आएगा उस आंसर का कंपेयर करेंगे आप स्टैंडर्ड रेंट से, उसका कहाँ से कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। और जो भी विच एवर लेस है उसे अपन काउंट करेंगे, विच एवर इज लेस, जो भी हम दोनों में से जो भी कम है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर देखो, सिंपल से देखो, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक वो मैं निकाली है। देखो, हमने 3 वर्ड्स में पहले से याद होनी चाहिए, फेयर रेंट, उचित किराया, म्यूनसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। तो शॉर्ट में FR, MV और SR बोलेंगे। देखो, इन्हें सबसे पहले आप ABCD ऑर्डर में जमा दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिए। जैसे फेयर रेंट है तो F पहले आता है, तो फेयर रेंट आएगा, उसके बाद M आएगा तो म्यूनसिपल वैल्यू, और उसके बाद में आएगा स्टैंडर्ड S। ठीक है, तो हमारे पास फेयर रेंट है, म्यूनसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट है। तो स्टैंडर्ड जो रेंट है तो S सबसे बाद में आता है, M उसके थोड़ा पहले आ जाएगा, और F सबसे पहले आता है। इन तीनों में हम कंपेयर करेंगे, ABCD ऑर्डर के अंदर हम देखेंगे तो F पहले आएगा, MNOPQRS, S बाद में आता है, और M इससे पहले आ जाता है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले इन दो में कंपेयर करेंगे, फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों में जो बड़ा है वो है, इन दोनों में हम लेंगे बड़ा है M, और M क्या है? मोर। M से क्या बना? मोर, मतलब जो भी ज़्यादा है वो लेना है हमें। ठीक है, कैसे याद करेंगे? फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू दोनों कंपेयर किया, दोनों में जो बड़ा कौन है? दोनों बड़ा है M। F और M में कौन बड़ा है? M बड़ा है। M से मतलब बना मोर, मतलब इन दोनों के अंदर हम क्या लेंगे? ज़्यादा लेंगे। शॉर्टकट ट्रिक्स बना रहा हूँ मैं इसकी। इसके बाद उसका हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। तो हमारा जो भी आंसर आया, मोर का आंसर आया स्टैंडर्ड S से, मतलब स्मॉल। तो हम इससे हम क्या लेंगे? दोनों में से जो भी छोटा होगा वो लेंगे हम। किसमें? जो हमारा पहला आंसर आ चुका है। वापस से देख लेना, सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हम एग्जाम में भूल जाएंगे, हम SR का कंपेयर करें, FR का कंपेयर करें, A में क्या लिखें, B में क्या लिखें। तो आपको सिंपल सी बात है, A और B ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप M भी ऊपर डाल दीजिए, FR नीचे लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो लेना है। तो पहले इन दोनों को ही क्यों लिया है? क्योंकि ABCD ऑर्डर में भी पहले आ रहे हैं।
फेयर रेंट पहले आएगा, एम बाद में, उसके बाद में एस आएगा। तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है एम मोर वो लेंगे अपन, और उसका फिर बाद में एस से कंपेयर करेंगे, एस आर से, और एस लेंगे, और एस का मतलब स्मॉल लेंगे, मतलब जो दोनों में जो भी छोटा है वो लेंगे। तो इस तरह से आपकी वर्किंग हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पर फेयर एंड म्यूनसिपल रेंट कंपेयर किया जाएगा, इन दोनों में जो भी मोर होगा उसे आप लेंगे, एम से मतलब मोर लेंगे, उसका फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट एस मतलब स्मॉल मतलब छोटा, मतलब जो भी इन दोनों से कम है उसे लेंगे। तो वो जो आंसर आएगा वो आपका बनेगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक टॉपिक आपको यहाँ क्लियर होता है कि एक्सपेक्टेड जो रेंट है हम निकालेंगे, उसकी कैलकुलेशन हमारी कैसी निकली, कैसे कंप्लीट होगी। अब देखिए इसमें क्या नोट लिखाया गया है कि यदि मकान प्रीवियस ईयर में बना है या क्रय किया है या बेचा है, तो अपेक्षित किराया है जो अनुमानित जो किराया बनना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड रेंट है, वो अनुपातिक रूप से स्वामित्व वाली अवधि का ही लेंगे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जी मान आपके साल भर कितने मंथ से 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरे पिछले साल 12 के 12 महीने आप उस मकान के मालिक रहे हो सकता है कि लास्ट ईयर आपने लेट परचेज किया हो, जैसे 3 मंथ्स खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल 3 मंथ्स खत्म होने के बाद आपने परचेज किया हो, तो जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन से काउंट करेंगे। या फिर आपने खाली लैंड लिया था, उसके ऊपर मकान बनाया, तो मकान बनकर जिस दिन वो तैयार हो गया है, पूरा रेडी टू यूज हो गया है, उस दिन से आप काउंट करेंगे। या फिर उस वक्त लास्ट ईयर आपने बेच दिया हो किसी कारण से, तो जरूर नहीं है पूरे 12 के 12 महीने आपके पास में उसकी ओनरशिप रही हो। तो जितने महीने की ओनरशिप रही है, यहाँ वर्ड पे ध्यान देना, ओनरशिप, स्वामित्व जितनी अवधि का रहे उसकी अवधि का ही लेंगे अपन केवल। तो यहाँ वर्ड पे बात करें वो क्या लेंगे, स्वामित्व, स्वामित्व को देखेंगे हम क्या लेंगे, स्वामित्व आपको कब तक रहा है, स्वामित्व मतलब ओनरशिप। मैं यहाँ रहने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उसमें रहते हैं नहीं रहते हैं, किराएदार उसमें है, आपका मकान वो खाली पड़ा हुआ है, आप रहने की इच्छा थी लेकिन आप रह नहीं पा रहे, नहीं, मैं केवल ओनरशिप की बात कर रहा हूँ। जिस दिन वो रेडी टू यूज हो गया था, यदि मकान लेकर आप बना रहे हो, या फिर जिस दिन आपके नाम प्लॉट ट्रांसफर हो गया था, जिस दिन आपने खरीद लिया था और जिस समय तक आपने बेचा, तो वो 12 महीने की अवधि से कम भी हो सकता है, क्योंकि साल भर में मैक्सिमम 12-12 मंथ से होते ही है, तो 12 मंथ से कम भी हो सकता है वो। इसके बाद में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वेन्यू, GAV, शॉर्ट में बोलेंगे इसे क्या, GAV। तो बड़ा यहाँ पर अपन इसको समझने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट है जो हमने पहले ऊपर कैलकुलेशन कैसे मैंने यहाँ ए नाम में लिखा है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाली कैलकुलेशन है वो हमें सीखने आनी होगी कि कैसे हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमने पहले ऊपर स्टडी कर ली है। तो एक्सपेक्टेड जो रेंट है उसका आंसर हमारे पास हम यहाँ लिख देंगे, ER हम उसे शॉर्ट में बोलेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बी के अंदर रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड, जो भी हमें किराया मिल सकता है वो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए जो भी हम किराया कह सकते हैं उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक फॉर्मूला सा बना हुआ है, उसके अंदर देखिए क्या आप कैसे निकालेंगे इसे। तो सबसे पहले यहाँ रेंट रिसीवेबल को निकालने के लिए आपको बताया गया था कि आप रेंट रिसीवेबल जो लेंगे वो लेंगे पीरियड ऑनरशिप का। जैसे 12 मंथ्स मैक्सिमम हो सकता है कि आपने जैसे 2 महीने 2 साल भर के अंदर 30 जनवरी का आपने मकान भी दिया, 31 जनवरी का आपने मकान सेल कर दिया लास्ट प्रीवियस ईयर के अंदर, तो सेल कर दिया तो 31 जनवरी तक तो आपके पास में रहा, मतलब कब नहीं रहा थी, फिर ये फाइनेंशियल ईयर की बात करूँगा तो वो फरवरी और मार्च में नहीं रहा। इट मीन्स वो अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक रहा, आपका 10 मंथ्स रहा। तो यहाँ हम जो ओनरशिप लेंगे वो 10 मंथ्स की लेंगे। तो ये मैक्सिमम 12 मंथ्स होती है, उससे कम हो सकती है यदि आपका मकान उस साल में बेच दिया गया है, या फिर आपने उस साल नया खरीदा था, या फिर बनकर तैयार हुआ, तो उस केस के अंदर कम हो सकती है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं वो एड या लेस कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सबसे पहले कि रेंट, वो वाला रेंट हम इसे माइनस करेंगे वो पीरियड जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो आपने स्वयं के रहने के लिए काम में लिया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जो आपने स्वयं के रहने के लिए काम में लिया है। तो हम इसका आंसर सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आंसर क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं रेंट रिसीवेबल हमारा कितना बनने जा रहा है। तो रेंट रिसीवेबल के बारे में कैलकुलेशन करें, तो यहाँ रेंट रिसीवेबल का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा ओनरशिप पीरियड लेना है बस केवल, तो ओनरशिप पीरियड कम हो सकती है। अब मान लीजिए उसके अंदर 5 मंथ्स आप यहाँ पर है, तो 5 मंथ्स का जो एक्सपेक्टेड जो रेंट जो बनेगा वो किराया हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। बाकी के 5 मंथ्स आपने उसको किराए में दिया, लेकिन 2 महीने का किराया आपका डूब गया, अनरियलाइज रेंट जिसे बोल सकते हैं हम। आगे इसका नाम चेंज होगा, बेड डेब्ट से बोल रहे हैं हम, आगे जब हम हेडिंग लगाए से बोलेंगे अनरियलाइज रेंट। ठीक है, मैंने आगे नीचे लिख भी लिया है कि इसे अनरियलाइज रेंट भी बोलेंगे। तो वो इसे हम 2 महीने का मतलब वो भी इसमें से माइनस कर देंगे। प्लस माइनस किया जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंस। तो प्लस माइनस एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंस से ये हम अलग से आगे डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसे एक्सपेंस हमें ये देखना होता है, मेनली पर्पज हमारा ये होता है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ठीक है, मकान मालिक की है या फिर किराएदार टेनेंट की है, तो हमें ये देखना होगा। तो इसको हम एक एक टॉपिक हमारे बारे में आगे दिया हुआ है, तो हम वहाँ इसका डिस्कस करेंगे। अभी हम ये मानते हैं कि इसका प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। अभी हम ये देखें हमारा मेन जो 3 टॉपिक है वो इसमें डिस्कस करने हैं हमें कि रेंट रिसीवेबल हमारा कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो ओनरशिप पीरियड लेंगे हम यहाँ पर, सेल्फ ऑक्यूपाइड का पीरियड का जो किराया वो माइनस कर देंगे, बेड डेट्स हम माइनस कर देंगे, और एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंस का किया जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा ये आपका आंसर निकल गया। इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद आपका आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास में
कि आपका रेंट रिसीवेबल आ गया, आपका रेंट रिसीवेबल आंसर निकल कर आ गया। और एक आंसर था हमारा पास में एक्सपेक्टेड रेंट, जिसकी कैलकुलेशन हम पहले ऊपर कर चुके। तो रेंट रिसीवेबल आर आ गया और ई आर आ गया। तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा विच यूर मोर, वो आपका आंसर बनेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बट आप ध्यान देना, इट इज़ ए नॉट फाइनल, यहाँ पर लिखा हुआ है अभी तक ये फाइनल नहीं है, तो इसमें एक कैलकुलेशन और होगा। लेकिन अभी तक फिलहाल आप इतना तो समझिए, आगे के बाद में हम करेंगे। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपने पहले निकाल लिया था, ठीक है, ऊपर हम उसके कैलकुलेशन सीख सके। रेंट रिसीवेबल इस प्रकार से निकलेगा, ये पूरी रेंट रिसीवेबल कैलकुलेशन है। इसका जो भी आंसर आएगा, आंसर बी मतलब वो बनेगा रेंट रिसीवेबल, आपका ये आंसर बनेगा। तो ए और बी आपके आंसर बन गए, एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल ये आपके यहाँ पर आंसर बने। तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा मोर, उसको हम पकड़ेंगे और वो हमारा बनेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बट नॉट फाइनल। अभी तक फाइनल नहीं हुआ, इसमें शायद एक एडजस्टमेंट और करना बाकी है, तो वो हम अभी पेंडिंग रखेंगे। तो फिलहाल तो आपको इतना ही समझना है कि एक्सपेक्टेड रेंट और जो रेंट रिसीवेबल्स जो बनेगा, रेंट रिसीवेबल कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये रहा, ये हमारे रेंट रिसीवेबल्स का फॉर्मूला रहा, इसका हमें कैलकुलेशन करनी है। और इसका जो आंसर आएगा इन दोनों से जो भी ज़्यादा होगा उसे लेंगे, उससे हम क्या लेंगे, मोर वाला जो ज़्यादा ऑप्शन है वो लेंगे, ई आर और आर आर में से जो भी ज़्यादा है वो लेंगे। तो उसको जो आंसर बनेगा उसे बोलेंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी तक हम लिखे हैं नॉट फाइनल, मतलब अभी तक इसमें और एडजस्टमेंट होना बाकी है। उससे पहले हम देखिए बेड डेट्स के बारे में टॉपिक, यहाँ पर बेड डेट्स की चर्चा की गई थी। बेड डेट्स क्या है? पहली बात, बेड डेट्स को हम अनरियलाइज रेंट के नाम से भी जान सकते हैं, कि आपको वहाँ पर कैलकुलेशन करना मिलेगा तो बहुत सारी बार आपको बेड डेट्स या फिर अनरियलाइज रेंट के नाम से मिलेगा, भाई ये रेंट हम वसूल नहीं कर सकें। देखो, इसके लिए कंडीशन है कि हमारे 3-4 बेसिक कंडीशन से यदि वो सेटिस्फाई हो तो आपको माइनस करना अलाउ है, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स जो ऑफिसर से वो बोलते हैं कि आप हर बार से माइनस नहीं कर सकते हैं, आपके पास में लॉजिकल रीज़न होनी चाहिए कि भाई आपका जो बेड डेट से वास्तव में हो चुका है। इसका रीज़न इसलिए, मान लीजिए मैं मेरे दोस्त को किराया ले लूँ, ठीक है, मैंने मेरे दोस्त को अच्छा जानकार किराएदार दे दिया, उससे मैंने साल भर किराया ले भी लिया, और मैं ये बोल दूँ गवर्नमेंट को, झूठ बोलूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को झूठ बोलूँ कि नहीं मेरा तो पूरा 12 के 12 मैंने किराया खाकर चल गया और तो मेरे को 1 रुपया नहीं दिया। ऐसा मैं झूठ क्यों बोलूँगा? क्योंकि मेरी इनकम कम शो होगी, कम शो होगी तो मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए ऐसा बोला जा सकता है कि भाई आप चोरी करना चाहते हो, इसका नाम बेड डेट्स बढ़ा के बता सकते हो। आप जो आपका एक्सपेक्टेड किराया उसमें से आपका बेड डेट्स आप घटा के बता सकते हो, तो आपको नेगेटिव इनकम भी जा सकती है, इतना आप बढ़ाकर बता सकते हो। तो इससे बचने के लिए आपको जो आयकर अधिकारी है उसको सेटिस्फाई करना होता है कि वास्तव में आपका जो बेड डेट्स है ओरिजिनल है। कैसे ओरिजिनल माना जाएगा? किराएदार वास्तविक हो। वास्तविक का मतलब ये है कि आपको वो मित्र या रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मित्र है तो जाहिर सी बात है कि आप उसके ऊपर मेलाफाइड इंटेंशन रख सकते हो, उससे किराया ले लोगे और बोल दोगे मेरा बेड डेट्स हो गया, और वही बोल देगा कि हाँ साहब मैंने इसका किराया नहीं दिया, ठीक है। तो हमारा बेड डेट्स बन जाएगा, तो हमें हमारा टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो रिश्तेदार हो, मित्र नहीं होना चाहिए, मतलब किराएदार एक लॉजिकल किराएदार होना चाहिए, एक भाई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, थर्ड पार्टी हो जिसको आप अननोन हो। मकान उससे खाली, जैसे मान लो वो नहीं दे रहा है किराया, तो ऐसा नहीं कि अभी एक महीने तो नहीं दिया, 2 महीने तो नहीं दिया, जब वो नहीं दे रहा है तो फिर आप उसे रख रही क्यों? मकान उससे खाली करवा लिया गया हो, या फिर इतने प्रयास कर लिए हो कि अब कोई अचूक उपाय बाकी नहीं रह गया हो, मतलब जो भी आपको प्रयास करने तो कर लिए हो आपने। ऐसा भी होता है कि बहुत सारी बार कि हम तो चाह रहे हैं कि किराएदार हमारा मकान खाली कर दे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है मालिक होते हुए भी किराएदार ऐसे घटिया किराएदार आ जाते हैं कि खाली नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली नहीं करवाएं, उनसे किराया भी नहीं लो, खाली भी नहीं कराएं। हमें अपनी जो कोशिश जो करनी चाहिए, इसके अंदर लीगल कार्रवाई भी इसके अंदर शामिल है। और फिर जब अपने खाली करवाया तो ये भी नहीं है कि उसको हम नया कोई दूसरा मकान उसको किराएदार को देते हैं। ऐसा नहीं हो, ये मकान तो खाली कराया था, दूसरी वाली बिल्डिंग हमने उसे दे दी, तो इसका मतलब क्या खाली करवाना है क्या हुआ? फिर तो हमने जानबूझ के सेटअप किया है आपने कि आपने एक खाली कराया, दूसरा मकान दे दिया उसे। वसूली के अच्छे से प्रयास कर लियो, अच्छे से प्रयास मतलब कानूनी कार्रवाई भी कर ली हो आपने, और जिससे अधिकारी संतुष्ट हो गया हो कि अब आगे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, आपने उसके ऊपर पुलिस केस वगैरह जो उसकी रिपोर्ट वगैरह तो वो लिखवा दी है कि साहब ये व्यक्ति है, मेरा इतना फला किराया सब बनता है और ये खा चुका है और ये मुझे बेड डेट्स हो चुका है, मेरे को किराया नहीं दे रहा है। तो ये सब वर्किंग हो चुकी हो, मतलब आयकर अधिकारी वो संतुष्ट हो जाए, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपने जो बेड डेट्स से आपके बने तो उसके लिए भरपूर प्रयास कर लिया उसको वसूल करने के लिए, वो आपसे नहीं हो पाया वो वसूल, इस कारण वो आपके लिए बेड डेट्स बन गए, उसे बोलेंगे हम अनरियलाइज रेंट। तो अनरियलाइज रेंट के नाम से हम उसे माइनस कर देंगे। अब जो चीज़ें ऊपर डिस्कस करी थी वो मैं दूसरे वापस सेम अलग सिनेरियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको देखिए यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पीरियड से मतलब यहाँ बहुत सारे पीरियड्स काम में लिए जाएंगे। यहाँ पर भाई ओनरशिप का पीरियड है और आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बेड डेट से पीरियड है, कौन कौन सा पीरियड आपके लिए हो सकता है। देखिए, तो सबसे पहले बात आपको पता है कि हम निकालते थे एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है।
जो अपेक्षित किराए जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे एक्सपेक्टेड रेंट, उसके बारे में बताया था, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। अब एक्सपेक्टेड रेंट की हम कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसके लिए आप हमेशा काम में क्या लोगे, ओनर पीरियड। ओनरशिप का जो अवधि है आपकी वो क्या रही है, जो स्वामित्व अवधि है वो क्या रही है आपकी। स्वामित्व अवधि से मतलब जब भी मकान बनकर तैयार हो गया था, जिस दिन आपने मकान खरीदा और जिस दिन मकान आपने बेचा, उस बीच की जो भी अवधि बनती है वो आपकी स्वामित्व अवधि आएगी। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमको बताया जाता है कि फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, इन सब के अंदर हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों से जो भी ज़्यादा है वो लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें जो स्मॉल होगा वो लेंगे आगे। ये आपने कर लिया था। तो जब एक्सपेक्टेड रेंट जब मैंने पूरा बताया कि ये पूरा का पूरा है ओनरशिप पीरियड के नाम से चलेगा, भाई ओनरशिप पीरियड जितने उस अवधि का लेंगे तो ये सारी चीज़ें उसी अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। जैसे फेयर रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट है, तो ये सभी उसी अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कम कर दी जाएगी। ये मैक्सिमम 12 मंथ्स हो सकती है, 12 से कम भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं तो 12 से कम ये हो सकते हैं, तो उसके कारण ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा। आनुपातिक रूप से प्रोराटा बेस पर हम इसे कम कर देंगे। अब सेकंड जो टॉपिक है वो हम सोल्व कर रहे थे रेंट रिसीवेबल। एक जो टॉपिक हमने कैलकुलेशन का आया था वो आया था रेंट रिसीवेबल, आया था रेंट रिसीवेबल। अभी भी हमने जस्ट स्टडी करी है रेंट रिसीवेबल के हमने ये। तो रेंट रिसीवेबल को सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो है ओनरशिप पीरियड, ठीक है, वो ऊपर भी हम ध्यान रख रहे थे। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, तो ये हम इसे माइनस कर देते हैं, भाई आप खुद ने कितने अवधि के लिए मकानों को रहने काम में लिया, तो वो हम इसे माइनस करेंगे, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। बेड डेब्ट्स या अनरियलाइज रेंट, उसका भी हमें ध्यान रखना है। अदर एक्सपेंस, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पीरियड की बात करो तो यहाँ पर ओनरशिप पीरियड का भी ध्यान रखा जाएगा आपका, और सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का भी ध्यान रखा जाएगा। जबकि ऊपर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का ध्यान नहीं रखते, वहाँ पर केवल क्या ध्यान रखते कि स्वामित्व कितने टाइम का रहा। जैसा 10 साल भर में आपके 2 महीने बाद में आपने मकान बनकर तैयार हुआ तो आपने 10 महीने से काम में लिया, तो 10 महीने आपका आंसर होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है तो तैयार हो गया लेकिन आप 3 महीने तक वहाँ गए नहीं, तो फिर बाद में 3 महीने बाद गए, मतलब 7 मंथ्स गए, 7 मंथ्स आप जाकर रहे, तो वो आएगा 7 मंथ्स के लिए यहाँ पर। तो एक आता है वैकेंट पीरियड, वो हम यहाँ नहीं लेंगे। वैकेंट पीरियड, वैकेंसी पीरियड जिसे बोल सकते हैं, वो हम यहाँ नहीं लेंगे, वो हम यहाँ नहीं लेंगे। वापस देख लीजिए आप कि अब एक क्या आता है वैकेंट पीरियड, वो मैंने क्रॉस लगा रखा है, उसे हम यहाँ नहीं लेंगे, वो अब तीसरी बार नीचे वहाँ लेंगे। वैकेंट पीरियड क्या होता है कि जिस अवधि में आप किराएदार को मकान देना तो चाहते हो लेकिन आपको कोई उचित किराएदार नहीं मिल रहा है और आप उसे नहीं दे पाए, उसे बोलते हैं वैकेंट पीरियड। मतलब आप देना चाह रहे हो मकान को लेकिन लेने वाला नहीं मिल पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैकेंट पीरियड। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास में पहली स्टेप के अंदर हमारे यहाँ पर देखिए हमारा एक्सपेक्टेड रेंट था वो हम निकालिया, रेंट रिसीवेबल वो हम निकालिया, उन दोनों से जो भी ज़्यादा है ER और RR में से जो भी ज़्यादा है वो हमारा आंसर बनेगा ग्रोस एनुअल वैल्यू, नोट फाइनल मिल गया स्टेप 1 के अंदर। और इसमें से माइनस करेंगे। अब देखिए कब माइनस करेंगे, जो तरीका जो वैकेंसी पीरियड है ऐसा नहीं होगा उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, उसका हो रहा है माइनस हो रहा है उससे रेंट, उसका माइनस किया जा रहा है वैकेंसी पीरियड का, लेकिन अब माइनस किया जा रहा है। तो इसके बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू फाइनल। आपका आंसर जो आपका आंसर जो फाइनल बनता है वो ये आंसर बनता है आपका। वापस से समझ लेंगे आप यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड जो रेंट था और रेंट रिसीवेबल उसमें आपने कंपेयर किया, उसमें जो ज़्यादा था उसे ले लिया हमने ग्रोस एनुअल वैल्यू, ये स्टेप 1 का आंसर हुआ। ये अभी तक फाइनल नहीं है। इसमें से एक मैंने ऊपर नाम लिया था वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड में नाम बताया था, वो वैकेंसी पीरियड होता है जिसमें आप तैयार तो मकान बनकर तैयार है, आप रह भी रहे हो उसके अंदर, आप देने के लिए तैयार भी हो कि अब ये मेरे रेडी टू यूज है, मैं इसको किराएदार को दे भी सकता हूँ। किराएदार आप ढूंढ भी रहे, लेकिन आप साल भर किराएदार आपको मिला ही नहीं, तो आप जब किराएदार मिला ही नहीं तो आप कैसे मान सकते हैं कि आपकी इनकम हुई है। जब इनकम ही नहीं हुई तो फिर आपको टैक्स क्यों लगेगा, आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए, इस कारण ये किराया आपका माइनस होगा। क्योंकि आपने ऊपर तो सारा सब कुछ है ना 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग ले लिया, वो तो आपने ओनरशिप पीरियड के लिए ले लिया। ऊपर वाली जो कैलकुलेशन किया था, जो यहाँ तक का जो आंसर आ रहा था वो पूरा आंसर आपका ओनरशिप पीरियड के अकॉर्डिंग आ रहा था। इसमें से आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड माइनस कर दिया था, लेकिन अब आपके पास किराएदार नहीं मिल रहा है, आप किराए को देने तैयार हो तो उसका भी तो माइनस होगा। भाई आप चाहते तो हो भाई किराएदार मिले आपको, लेकिन नहीं मिल रहा है तो उसको भी अपन माइनस करेंगे। तो नहीं किराएदार नहीं मिला इस अवधि के अंदर तो आपकी इनकम भी नहीं हुई, इनकम नहीं हुई तो उसे हम माइनस कर देंगे, भाई इस ड्यूरेशन में आपकी इनकम नहीं हुई है तो ये वैकेंसी पीरियड को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना इसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, नहीं तो आपका पूरा आंसर बदल जाएगा। ठीक है, इसको हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि कब कौन सी चीज़ माइनस होगी। तो अब आपका आंसर जो है वो आया ग्रोस एनुअल वैल्यू फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर बनता है ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो वापस से देख लेंगे आप एक बार, वापस मैं इस छोटा कर रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आप क्या निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए आपको के लिए क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमें चाहिए फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड। इन तीनों के हम कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। इन दोनों से जो भी ज़्यादा होगा वो लेंगे, फिर उसका कंपेयर करेंगे इससे जो भी कम आएगा उससे एक्सपेक्टेड रेंट वो हमारा बनेगा। ये पूरा ओनरशिप पीरियड के लिए लिया जाता है। इसके बाद में बात की जाती है रेंट रिसीवेबल RR की। तो RR कैलकुलेशन करने ओनरशिप पीरियड हम लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, माइनस हम उसमें से कर देंगे बेड डेट्स और ये अदर एक्सपेंस हमें करने ही करने हैं। वैकेंसी पीरियड वो हम यहाँ नहीं लेंगे,
तो अभी तक इन दो ही एडजस्टमेंट किए हैं, ओनरशिप पीरियड और सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का एडजस्टमेंट किया है आपने। पीरियड की बात करूँ तो मैं, तो ये रेंट रिसीवेबल बन गया। इन दोनों में से ER और RR मतलब एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल्स में जो भी ज़्यादा है उसको आप लेंगे और स्टेप 1 में आंसर देंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू, फिर आप माइनस करेंगे वैकेंसी पीरियड का रेंट, तो आपका आंसर बनेगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। फाइनल आपका आंसर बना। अब इसमें से एक आंसर बनता है नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस और कुछ भी नहीं है कि जो म्यूनसिपल टैक्सेस है आप उनको यदि आप लेस कर देंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू में से, तो आपके पास में आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। आपके पास क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। ये क्या होगा? जो म्यूनसिपल टैक्स ओनली पेड अमाउंट लेंगे आप, यहाँ रेड पेन से कलर बोल्ड करके आपको बताया जा रहा है कि वो ओनली पेड अमाउंट लेंगे। ठीक है, जो भी आपका पेड किया है वो देंगे आप यहाँ पर। आपका कितना बनता है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें इस बात से भी मतलब नहीं है कि हमने एडवांस दे दिया है या क्या दिया है। जो भी हमने दिया है, चाहे हमने 10 साल का एडवांस दे दो, चाहे हम 10 साल पहले का दे दो, जो भी हमने पेमेंट किया है वो उसका आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा म्यूनसिपल टैक्सेस का। म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद आपके पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसकी एक बहुत लंबी कैलकुलेशन इस चैप्टर की सीख गए हैं। तो आपको यदि कहीं प्रॉब्लम है तो जो वीडियो इसको वापस रिवाइज करें, रिवर्स करें। अब हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बेडेट्स को हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वाले पेज पर। उसके बाद हमें कहते हैं हम अदर एक्सपेंस है उसका भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो अदर एक्सपेंस है ना, तो सबसे पहले आपको देखिए क्या होता है, आपको केवल जिम्मेदारी जाननी है। मान लीजिए कि आपको केवल इतना सा पता लगाना है कि ये जो एक्सपेंस है इसका पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी थी। दो व्यक्ति हैं यहाँ पर। दो व्यक्ति कौन कौन है? एक तो किराएदार है, टेनेंट है, और एक लैंडलॉर्ड जो ओनर है, वो मालिक है, वो है। तो जो किराएदार की जिम्मेदारी है या फिर मकान मालिक की जिम्मेदारी, लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है या फिर टेनेंट की जिम्मेदारी, ये आपको पता करना, लॉजिकली पता करना है। यदि मान लो जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी और उसी ने पेमेंट किया है तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है। क्या? वापस सुनना। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी, जैसे टेनेंट की जिम्मेदारी, तो टेनेंट ने ही पेमेंट किया तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी तो उसी ने पेमेंट किया तो आपको कोई भी वर्किंग उसमें करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। अब देखिए हम यहाँ पर चलते हैं अदर एक्सपेंस के अंदर। हम पहला टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या कि लैंड रिवेन्यू, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्सेस पेड बाय टेनेंट। देखिए सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये लैंड रिवेन्यू, लैंड बिल्डिंग टैक्सेस है, ये जो लैंड के ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं, बिल्डिंग पे जो टैक्स लग रहा है, इसकी लायबिलिटी, इसका जो दायित्व है चुकाने का, वो मकान मालिक का होता है, वो ओनर का होता है। किसकी जिम्मेदारी होती है? ओनर का होता है। अब गलती से चुका कौन रहा है? यहाँ पर किराएदार चुका रहा है, तो इसे हम हमारी इनकम मानते हुए ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे वापस समझना आप। जैसे मान लीजिए मेरे मकान को मैंने किराए पे दिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने शर्तों में ये बोल दिया उसे, भाई आपको मेरा जो ये लैंड टैक्स है वो भी चुकाना पड़ेगा। तो उसने यदि एग्री कर दिया, यस एक उसने एग्री कर दिया, वो डायरेक्ट हमारा जो लैंड टैक्स बनता है, बिल्डिंग टैक्स बन रहा था, वो नगर पालिका जो भी बोर्ड है वहाँ पे, लोकल बोर्ड जो हो रहा है उसको चुका रहा है वो। ठीक है, और शब्द पे ध्यान देगा, लैंड रिवेन्यू या लैंड बिल्डिंग टैक्सेस है, म्यूनसिपल टैक्स नहीं है ये। क्या है? लैंड रिवेन्यू टैक्सेस है ये। तो ये उसने टेनेंट ने दे दिया। अब ये टेनेंट ने दे दिया, तो अब ये जिम्मेदारी, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा जिम्मेदारी किसकी थी। ये मेरी है, मकान मालिक की जिम्मेदारी, क्योंकि ये ऐसा टैक्स है जो आपको देना ही पड़ता है, चाहे किराएदार हो चाहे नहीं हो। अभी इस तरह के टैक्स बहुत कम लगते हैं भारत के पास में बहुत कम स्टेट्स हैं जहाँ टैक्स लगते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान में तो मैंने तो कभी देखा नहीं कि इस तरह को टैक्सेस वगैरह लगता हो। ठीक है, तो आपको फिर भी क्वेश्चन के पर्पज से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये पूछे जाते हैं भाई ये टैक्स है किसके द्वारा पेमेंट किया गया है। तो ये जिम्मेदारी मकान मालिक की थी। अब मकान मालिक को 2000 रुपये पेमेंट करने चाहिए थे गवर्नमेंट को, लेकिन ये पेमेंट कौन कर रहा है? टेनेंट कर रहा है। तो टेनेंट एक तरह से आपके निजी खर्चों को अफोर्ड कर रहा है, इस कारण आपकी ये इनकम माना जाएगा कि ये वो नहीं देता तो ये आपको देने पड़ते, तो आपकी 2000 रुपये की इनकम कम हो जाती उस समय। तो आप 2000 इनकम बढ़ी हुई आपको शो करने के लिए आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर वापस एक्सपेंस को ऐड किया जाएगा। क्योंकि जिम्मेदारी किसकी थी? ये दायित्व किसका था? मकान मालिक का। चुका कौन रहा था इसे? टेनेंट। इस कारण से क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे ताकि आपकी इनकम बढ़ जाए। हाउस इंस्टॉलमेंट पेड बाय टेनेंट। देखिए हाउस आपने बनाया है तो मकान मालिक का, आपको जाहिर साथ इसका चुकाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। भाई इसकी जो लायबिलिटी वो चुकाने की किसकी होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट के पेमेंट करने की। किराएदार का क्या मतलब है? लेकिन ये इंस्टॉलमेंट्स किसके द्वारा पेमेंट कर दी गई? टेनेंट के द्वारा कर दी गई है, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे, ये भी आपकी इनकम ऐड हो जाएगी। अब देखिए जब किराएदार वहाँ रह रहा है तो वहाँ पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन आदि की जो सुविधाएं है वो काम में ले रहा है, और उसका जो बिल है वो पेमेंट किसके द्वारा करना चाहिए? देखो ये जो पेमेंट है वो किराएदार के द्वारा किया जाना चाहिए। समझिए भाई, वाटर है, पानी का खर्चा है, तो वो किराएदार रहेगा तो वही तो पी रहा है उससे पानी को। इलेक्ट्रिसिटी वही काम ले रहा है, टेलीफोन वही काम ले रहा है, वो रह रहा है, तो अपने हिस्से का जो भी उसका हिस्से का बनता है
उसका हिस्सा जो चुकाने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है, किराएदार की जो जिम्मेदारी है वो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो उसको वहाँ पर यूज़ कराए तो ये सब चीज़ें जनरेट हो रही है, नहीं तो ये चीज़ें हमें बिल देने की जरूरत थी नहीं। तो इसका यूज़ कौन कराए, डायरेक्ट यूज़ कौन कराए, इन सब का डायरेक्ट यूज़ कराए इनका किराएदार यूज़ कराए, तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी, किराएदार की है। अब मान लो किराएदार नहीं चुका कर, ये सारा पैसा कौन चुका रहा है, ओनर चुका रहा है। तो ओनर चुका रहा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। समझिए कैसे कि 10,000 पर मंथ के दौरान मैंने किराया आ रहा है, मेरा साल भर का मेरा किराया बन गया 1,20,000, 1,20,000 मेरी इनकम हो गई, गवर्नमेंट बोले 1,20,000 रुपये टैक्स दो। लेकिन मैं बोलूँगा कि साहब किराएदार से मैंने अलग से बिजली का बिल नहीं लिया है, और मैंने देखा कि साल भर के अंदर मेरे 24,000 रुपये का जो है बिजली का बिल बन गया। क्या मैंने बोला कि 10,000 पर मंथ, तो मेरा किराया कितना बन गया साल भर का, 1,20,000 रुपये। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 1,20,000 रुपये किराया बन गया मेरा। लेकिन मैं बोला हूँ साल भर में किराएदार ने मेरी जो बिजली है वो भी जला दी 24,000 रुपये की, तो मेरा आंसर बच रहा है 96,000। तो मैं बोलूँगा कि मुझे केवल टैक्स चुकाना चाहिए वो 96,000 इनकम मानकर चुकाना चाहिए। क्यों, भले ही मेरा किराया 10,000 पर मंथ 1,20,000 बन रहा हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी 24,000 रुपये पेमेंट करने की, क्योंकि बिजली वगैरह उसने काम में ली है। लेकिन उसने काम में ली है, लेकिन चुका मैं रहा हूँ, मैंने इसका पेमेंट किया है, तो फिर मेरे पास में नेट किराया जो मेरे पास बच रहा है, जो मेरी इनकम बची है वो कितनी बच रही है, 96। तो यहाँ पर इस कारण इस इनकम को लेस कर देंगे, ओ सॉरी इस एक्सपेंस को हम लेस कर देंगे, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी थी, किराएदार की, और चुका रहा कौन था यहाँ पर, ओनर। अभी दिमाग क्वेश्चन आ रहा होगा यदि यही चीज़ है मान लो यहाँ टीनेंट द्वारा चुका रहा हो, तो फिर तो हम कोई एडजस्टमेंट करेंगे ही नहीं ना, तो परेशानी है ही नहीं। फिर कोई एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी, टीनेंट की, चुका भी कौन रहा, टीनेंट, तो फिर तो कोई परेशानी यही नहीं। जब वो रिवर्स हो, लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी ये है, टीनेंट दे रहा हो, टीनेंट की जिम्मेदारी ये लैंडलॉर्ड दे रहा हो, तो फिर एरिया लेस होगा उसका। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, तो देखिए ये एक जो म्यूनसिपल टैक्सेस है, ये देखो लैंड टैक्सेस नहीं है, ये रेवेन्यू टैक्सेस नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्सेस नहीं है, म्यूनसिपल टैक्सेस अलग होते हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस के नाम से ही मिलेंगे, नगर पालिका कर जिन्हें बोला जाएगा हिंदी के अंदर। जो म्यूनसिपल टैक्सेस है ये जिम्मेदारी टेनेंट की और टेनेंट के द्वारा ही चुकाया जा रहा है, तो इनके लिए आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय टेनेंट हो गया, प्रिपेयरिंग एक्सपेंस पेड बाय, रिपेयरिंग एक्सपेंस हो गया, प्रिवेंटिव इंटरेस्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें इनका कोई एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम देखो आपको लगता है ऐसा रहा होगा कि मकान किसका है, मकान तो लग रहा है आपको कि मकान मालिक का है, यदि कल के दिन मकान गिर गया तो नुकसान किसका होगा, मकान मालिक का होगा। लेकिन देखिए फिर भी ये बताया गया कि इनकम टैक्स के अंदर ये बताया गया कि यदि ये सब खर्चे आपके टेनेंट अफोर्ड कर रहा है तो भी आप उसे एड नहीं करेंगे, आपकी इनकम नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे, उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया था कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मकान करा रखा है तो कल के दिन यदि कोई अनहोनी होती है तो उसका बेनिफिट उसके रहने वाले व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, जैसे वहाँ पर किसका कल के दिन मकान गिर रहा है वगैरह, कुछ भी हो भी जाए, उसके अंदर कोई नुकसान हो भी रहा है, तो इसका नुकसान किसको होगा, वहाँ मालिक तो रह रहा नहीं है, किराएदार रह रहा है, तो किराएदार उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस कारण इसको हमने किराएदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी माना है, तो इसका हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूनसिपल टैक्स, वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ें यदि आपको पाई जाती है कि जो म्यूनसिपल टैक्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये यदि टेनेंट द्वारा चुकाए जा रहे हैं तो हम इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ये हम मान कर चलेंगे भाई कोई बात नहीं, उसकी जिम्मेदारी उसने चुका दिया है। रिपेयरिंग एक्सपेंस भी टेनेंट के द्वारा ही भरे जाने चाहिए। जैसे रिपेयरिंग एक्सपेंस मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे वो रहा वहाँ पर साल भर, तो वहाँ पर रंग रोदन, जैसे जब टेनेंट वहाँ रहता है मकान के अंदर, तो मकान ख़राब भी होता है, ख़राब होता है तो उसका कलर पेंट भी कराना पड़ता है, उसकी थोड़ी बहुत रिपेयर मेंटेनेंस करानी पड़ती है, थोड़ी बहुत कील वील ठोकी उन्होंने तो खुदाई उदाई हो जाती है, थोड़ा फर्श ख़राब हो जाता है, तो ये सब जो रिपेयर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वो फिर टेनेंट की मानी गई है। तो टेनेंट इस तरह की यदि कोई एक्सपेंस अफोर्ड करता है तो उसे हम हमारी इनकम नहीं मानेंगे। ऐसे ही प्रिजम्पटिव इंटरेस्ट है, कल्पित ब्याज की बात करी गई है ऑन एडवांस, मतलब कभी कभी क्या होता है जैसे हमने किराएदार को दिया है लेकिन हमने उससे एडवांस अमाउंट ले लिए और हमने ये बोला है कि ये पगड़ी के अमाउंट जिसे हम बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, उस एडवांस अमाउंट को हम बोल देंगे जब आप खाली करोगे तो आपको रिटर्न कर दी जाएगी ये अमाउंट। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 10,000 पर मंथ आप किराया रहेगा, लेकिन आप मुझे 50,000 रुपये एडवांस दीजिए और आप 10,000 पर मंथ आप किराया वो आपको देना होगा, 50,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे जब आप खाली करोगे तब। तो 50,000 मेरे पास में है, मैं मकान मालिक हूँ, मेरे पास 50,000 रखे हुए हैं, लेकिन वो 50,000 रुपये के ऊपर मुझे ये नहीं माना जाएगा कि उसके ऊपर कोई ब्याज बन रहा है, उसके ऊपर ब्याज को आपकी इनकम के अंदर जोड़ा जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए हम लिखा जाएगा नो एडजस्टमेंट। आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप याद करेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, रिपेयरिंग एक्सपेंस है और प्रिवेंटिव इंटरेस्ट है। तो ये प्रिवेंटिव इंटरेस्ट हो गया, तो इन सब चीज़ों का आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, नो एडजस्टमेंट आपका आंसर जाएगा। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, ये हमने बात करेंगे वैकेंसी पीरियड की। ठीक है,
सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड की हम ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का मतलब क्या होता है कि जिस अवधि के अंदर आपने खुद में वो मकान रहने के लिए काम में लिया हो। तो सेल्फ वैकेंसी जो वैकेंट जो पीरियड वैकेंसी पीरियड रेंट है, जो वैकेंसी पीरियड रेंट है, जो जिस अवधि के अंदर आप किराएदार ढूंढ रहे थे लेकिन आपको मिला नहीं और इस कारण आपको ये छूट चाहिए कि भाई मेरे को तो ये इनकम हुई नहीं है, तो इस कारण आप इसको माइनस करवाना चाह रहे हो। तो देखिए कब कब ये माइनस होगी। देखिए पहली बात तो ये कि ये हमेशा केवल एक जगह ही इसका एडजस्टमेंट होगा। केवल एक जगह कहाँ एडजस्टमेंट होगा इसका? एक जगह GAV नॉट फाइनल, ग्रोस एनुअल वैल्यू नॉट फाइनल में से घटाया जाएगा। मैंने बताया था ना, ग्रोस एनुअल वैल्यू नॉट फाइनल माइनस लेस करेंगे अपन इसमें से वैकेंट पीरियड वैकेंसी पीरियड का जो रेंट है उससे माइनस कर देंगे, फिर बाद में आपके पास आएगा GAV फाइनल। मतलब जो आपका अंतिम आंसर है वो बनेगा, फाइनल जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा GAV। वो कब बनेगा? जब आप जो पहले वाला जो आंसर है उसमें से आप वैकेंसी पीरियड का रेंट माइनस कर दोगे। अब इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। शर्तें क्या क्या बताई गई है वो देखिए आप। शर्तें क्या क्या, टर्म कंडीशन, मकान का किसी प्रकार का अन्य प्रयोग नहीं हुआ हो। मतलब ये नहीं हो कि उसे आपने रेस्ट हाउस के रूप में यूज़ कर रहे हो, अपने मेहमानों को रहने के लिए दे रहे हो, आपकी यारी दोस्ती में काम आ रहा है, ठीक है, और फिर आप नाटक कर रहे हो कि नहीं साहब हमें तो किराएदार मिला ही नहीं। तो आपने किराएदार नहीं मिला इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसे ना पर्सनल यूज़ कर रहे हो। मकान यदि आपको नहीं मिला तो फिर खाली पड़ा रहना चाहिए, लोक लग कर ही पड़ा रहना चाहिए। टैक्स ऑफिसर ये बोल दें, ये आप ये नहीं ले सकते बहाना कि हमने किराएदार ढूंढा 15 दिन तक, हमें किराएदार मिला नहीं, उसके बाद में हमने हमारे मेहमानों को रहने दे दिया, मेरे यार दोस्तों मजे कर रहे हैं। इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो किराए पर चढ़ा दिया है फिर तो आपने। मकान खाली रहने की अवधि कभी भी कितनी बार महीनों दिनों में हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि साल भर में एक बार हो सकता है, 2 बार 3 बार ऐसी सिचुएशन बन सकती है। कभी 1 महीने के लिए किराएदार आया, फिर 2 महीने के लिए आ गया, फिर बीच में खाली कर दिया। तो ये कैसे भी हो सकता है, कभी 1 महीने खाली रहा, कभी 10 दिन खाली रहा। तो ये दिनों में भी हो सकती है कैलकुलेशन और ये महीनों में भी हो सकती है। नेक्स्ट, वर्ष में किराए की दर अलग अलग हो तो वैकेंसी जो पीरियड का जो किराया है वो अधिक दर से लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपने किरायादार रखा आपने अप्रैल के अंदर, ठीक है, आपने अप्रैल के अंदर किराया रखा तो अप्रैल मई जून तक बाद 3 मंथ्स रहा, 3 मंथ्स तक किराया रहा 10,000 पर मंथ रहा आपका, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ आपके लिए, 4 मंथ्स आपके लिए वैकेंट रहा और 4 मंथ्स आपको कोई किराएदार नहीं मिला, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। फिर नवंबर दिसंबर आपको किराएदार मिल गया वापस। जब नवंबर दिसंबर आपने किराएदार रखा तो आपने वैसे किराया दे किया 15,000 पर मंथ। आगे वो कंटिन्यू रहा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक वो रहा। आपको 4 महीने तक वैकेंट पीरियड खिलाएगा क्योंकि 4 महीने तक हमको कोई किराएदार नहीं मिला। अब इस 4 महीने किराया हम कितना लें, 10,000 पर मंथ के हिसाब से लें या 15,000 पर मंथ के हिसाब से लें, ये हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यह सहूलियत दी है कि जो वैकेंट पीरियड का जो किराया है, जो माइनस करने वाली जो अमाउंट है, मतलब आपको माइनस करने वाली अमाउंट है वो दिए हायर साइड से। मतलब आप ये मान के चलिए कि इस ड्यूरेशन में आपको 15,000 रुपये पर मंथ किराया मिलता, तो 15,000 पर मंथ इंटू 4, तो 15 के 60,000 रुपीज़ आप यहाँ पर माइनस करेंगे, ना कि इस 10,000 को आप काम में लेंगे। तो माइनस करने वाले अमाउंट है वो आप ज़्यादा अमाउंट माइनस करने की पावर दी गई है ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद बोलता है कि आप टैक्स कम चुकाइए, तो इस कारण उन्होंने आपके लिए सहूलियत देखी। सहूलियत देखने के लिए आपने क्या करा, जो हायर साइड की जो रेट थी उसको आपका बेनिफिट दिया, जो माइनस करने वाली अमाउंट थी वो हायर साइड से दिया आपको। 15,000 इंटू 4 करा आपने, 60,000 ज़्यादा बड़ी अमाउंट आपके सामने आई कंपेयर देन 10,000। तो आपके पास में 2 रेट यदि अवेलेबल है यहाँ, 2 या 3 से ज़्यादा रेट अवेलेबल है यहाँ पर, तो जो हायर साइड की रेट है उसे आप पकड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष भर किराएदार नहीं मिलने के कारण मकान खाली रहने पर GAV शून्य लेते हैं। यदि मान लो साल भर में कोई किराएदार आपको मिले ही नहीं तो फिर ग्रोस एनुअल वैल्यू वो 0 जाने वाली है आपकी। जो ग्रोस एनुअल वैल्यू 0 है, क्योंकि आपको कोई व्यक्ति मिला ही नहीं तो आप उसे माइनस कर दोगे तो आपको 0 जाने वाली है ये चीज़। अब देखिए, लेकिन ये कभी भी माइनस में नहीं होगी। यहाँ पर ये आप चाहे लिख लीजिए आगे, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगी। ग्रॉस एनुअल जो वैल्यू हो वो किराएदार नहीं मिलने के कारण कभी नेगेटिव नहीं होगी, 0 तो हो सकती है। आगे हम इसका खुलकर डिस्कशन करेंगे और आगे जब हमारे कुछ एग्जाम को टॉपिक्स अलग से आएंगे। अभी फिलहाल अपन इतना ही मानेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 होगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकती है कभी भी, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस की बात की जा रही है। यहाँ पर एक नया वर्ड आया था म्यूनसिपल टैक्सेस। देखो कहाँ आया था, मैं वापस सबको लेकर जा रहा हूँ आपको किसके सामने डिस्कस करना स्टार्ट किया हमने सबसे पहले ओनरशिप पीरियड लिया था हमने, भाई किस अवधि तक आपके रहा। फिर हमने लिया सेल ऑक्यूपाइड, खुद के रहने की अवधि थी। फिर हमने बेड डेट्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने अदर एक्सपेंस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस हो चुका है, बेड डेट्स के बारे में डिस्कस हो चुका है, अदर एक्सपेंस डिस्कस हो चुका है। इसके बाद में हमने स्टडी करी वैकेंट पीरियड के बारे में, जो वैकेंसी पीरियड है उसके बारे में डिस्कस हमने कर लिया अभी। और अब लास्ट है फाइनली म्यूनसिपल टैक्सेस, ठीक है। तो म्यूनसिपल टैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद में हम नेट एनुअल वैल्यू निकालना सीख जाएंगे कि हमारा नेट एनुअल वैल्यू क्या आने वाला है। अब देखिए, म्यूनसिपल टैक्सेस नगर पालिका कर है। अब इनके बारे में जानिए। ये नगर पालिका, ये स्थानीय सत्ता को चुकाए जाते हैं अपन को। ये
नगर पालिका जो कर हैं वो पहले आप समझ लीजिए, जो आपको लैंड बिल्डिंग टैक्स था, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था, उससे बिल्कुल अलग है, ये अलग है, वो चीज़ अलग है। ठीक है, वो प्योर गवर्नमेंट द्वारा ली जाती है, एक तरह से वो कलेक्टर के द्वारा ली जाती है, और ये जो आपको नगर पालिका जो चेयरमैन होते हैं वहाँ के द्वारा ली जाती है। इतना सा आप डिफरेंस समझ सकते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट्स के पर्पज से, वो देखिए इनकम टैक्स के पर्पज से, वो केवल पेड अमाउंट को ही घटाते हैं। ठीक है, पेड अमाउंट को ही घटाएंगे बस, केवल केवल कौन से अमाउंट करना है, पेड अमाउंट की, चाहे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, एडवांस है, उसका हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपने पेमेंट किया है, जो डन किया है, उस अमाउंट को लेंगे। हमें पिछले साल की कितनी थी उसमें इससे कोई नहीं हटाना है, अपन को एडवांस कितनी उससे में नहीं हटाना है, हमें केवल पेड अमाउंट है वो लिखनी है। ये किराएदार द्वारा चुकाए जाने पर नो एडजस्टमेंट, तो आपको पहले ही बताया था कि म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, तो उसका कोई एडजस्टमेंट हम कोई समायोजन नहीं करेंगे, किराएदार चुका रहा है तो सही। ठीक है, आप वापस से ध्यान रखना, पेड बाय टेनेंट म्यूनसिपल टैक्स लिखा था ना अभी जस्ट लास्ट अभी ऊपर ने पढ़ा था हमें, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, तो आपका आंसर था नो एडजस्टमेंट थी, यहाँ पर भी उसका नो एडजस्टमेंट है। राज्य सरकार के कर जैसे लैंड रेवेन्यू टैक्सेस है, इनसे अलग है ये, तो मैंने आपको बताया कि लैंड बिल्डिंग टैक्सेस है, लैंड रेवेन्यू टैक्सेस है, उससे बिल्कुल अलग है ये। एक कंडीशन आपको अलग से बताई गई है कि यदि मान लो ऐसा पाया जाए कि म्यूनसिपल टैक्सेस है जो ग्रोस एनुअल वैल्यू उससे ज़्यादा हैं, तो आपका नेट एनुअल वैल्यू वो नेगेटिव हो सकता है। तो आपका जो GAV है, जो साल भर किराएदार नहीं मिलने के कारण वो कभी माइनस में नहीं होगा, वो जीरो हो सकता है। वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और म्यूनसिपल टैक्सेस है वो GAV से ज़्यादा हो सकते हैं। किसी किसी केस में ऐसे GAV मान लो जीरो म्यूनसिपल टैक्स आप चुका रहे हो, तो फिर आपका जो नेट एनुअल वैल्यू है वो आंसर आपका नेगेटिव में जाएगा, वो माइनस का आपका आंसर हो सकता है। GAV का आंसर यदि क्वेश्चन में यदि माइनस का आ भी रहा है, तो उसे आप माइनस का न लिखे, उसे क्या लिखेंगे आप, उसे जीरो लिखेंगे, उसका आपको माइनस में नहीं लेकर जाना है GAV को फिलहाल। ठीक है, नॉर्मली तो जो नेट एनुअल वैल्यू है वो आपकी जीरो भी हो सकती है, वो आपकी माइनस के अंदर भी हो सकती है। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि नगर पालिका स्थानीय सत्ता द्वारा लगे सेवा कर को भी घटाते हैं। जो सर्विस टैक्स है, अभी सर्विस टैक्स की जगह आप यहाँ लिख सकते हैं GST वगैरह जो लिया जाता है आपके ऊपर इस टैक्सेस के ऊपर, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको भी आपको घटाया जाएगा। यहाँ पर माफ़ किया गया नगर पालिका कर जो अब लौटा दिया गया है उसको पुनः आय नहीं मानेंगे। देखिए आपको ने क्या करा, जो म्यूनसिपल टैक्सेस थे वहाँ पे खर्चे थे, एक्सपेंस मानते हुए आपने उसे माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपने जैसे म्यूनसिपल टैक्स किसी क्वेश्चन के अंदर आपने 10,000 पेमेंट कर दिए नगर पालिका को, और आपने इसको आपके पास उसका माइनस करके उसका बेनिफिट ले भी लिया। भाई माइनस कर दिया, उसका क्या बेनिफिट मिला, आपकी इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो आपको टैक्स कम देना पड़ा, लेकिन गलती से वो चीज़ आपको वापस मिल गई है। किसी कारण से कोई केस था आपका, या फिर कोई गवर्नमेंट को स्कीम आएगी, आपके जो टैक्स है वो माफ़ कर दिए गए हैं और वो आपको वापस मिल गए हैं, 10,000 खाते में वापस क्रेडिट हो गए हैं, तो इसको वापस हमें आय में जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार पेमेंट किया था, उसी बेस के ऊपर आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, अब ये वापस आय में आपके कैलकुलेट नहीं होगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कंपटीशन एग्जाम है उसके पर्पज़ से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अंदर सारे कंसेप्ट मैंने लिए हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है। जो कन्फ्यूजन था उससे दूर किया है। सबसे ज़्यादा बड़ा जो कन्फ्यूजन वो स्टार्टिंग में हुआ करता था कि हम है ना जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कैसे निकाले, FR MV SR में हमेशा भूल जाएगा, तो किस में कंपेयर करें किस में नहीं करें। इसका सिंपल सा लॉजिकल मैंने बताया कि आप इसे ABCD ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, F पहले आता है, फिर M आता है, फिर S आता है। तो F और R में बड़ा कौन है, M बड़ा है, M से मतलब मोर लेंगे आप। फिर इसका कंपेयर करें SR से, SR से मतलब स्मॉल से, स्टैंडर्ड से स्मॉल, तो स्मॉल में दोनों जो छोटा होगा वो लेंगे। इसके बाद में लिखेंगे अपन रेंट रिसीवेबल। तो रेंट रिसीवेबल में हमें 2 पीरियड का एडजस्टमेंट करना है। ओनरशिप पीरियड तो हमने पहले ऊपर लिया ही लिया था, और सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का, और अपन इससे माइनस करेंगे। बेड डेट्स वगैरह ये का पीरियड से कोई मतलब नहीं है, ये तो माइनस होते हैं, लेकिन हम वैकेंट पीरियड हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसे हम लेंगे, उसका हमारा आंसर बनाएंगे। इन दोनों में जो भी ज़्यादा हो मोर, इन दोनों जो भी ज़्यादा वो हमारा आंसर बनेगा। ER और RR में से उसे बोलेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू। वैकेंसी पीरियड उसमें माइनस करेंगे तो फिर हमारा आंसर बनेगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। और म्यूनसिपल टैक्स ओनली पेड अमाउंट हम इसमें माइनस करेंगे, उसे माइनस करने में हमारे पास जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। तो हमारे पास में एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो इस जो टॉपिक था, जो हाउस प्रॉपर्टी है, उसका जो इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट है वो आप मान के चले 70-80% कंप्लीट हो चुका है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अराइज होते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो सारे यहीं पर क्रिएट होते हैं। कल मैं इसके ऊपर बेस के इसके ग्राउंड के कुछ एग्जांपल्स लूँगा, वो आपको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे मैंने जो थ्योरी आपको ली है कैसे वो आपको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। उसको हम अप्लाई करेंगे कि हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि जो थ्योरी मैंने पढ़ाई वो सही है या गलत है या कैसी है। ठीक है, थैंक यू।